हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एम्बिशन स्टडी सेंटर। कैसे हैं सभी? आई होप सब लोग अपने घर पे सेफ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चालू रख रहे होंगे बेटा। ठीक है, सो हमने चालू किया था चैप्टर नंबर 8 सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। उसमें भी हम कल के क्लास में, प्रीवियस क्लास में वी वर स्टडिंग अबाउट द कमर्शियल यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी को एक्चुअली में हम किस तरीके से कमर्शियली लार्ज स्केल पे ह्यूमन के वेलफेयर के लिए या इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए किस तरीके से हम बायोटेक्नोलॉजी को अप्लाई कर सकते हैं, वही हम देख रहे थे बेटा। जिसमें से हमने क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट पूरा कंप्लीट किया था कल, जिसमें हमने देखा था कि सबसे पहले तो हाइब्रिड सीड्स, फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जिसमें हमने देखा था बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजॉल, गोल्डन राइस, एंड देन देयर वाज आई थिंक हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वेराइटीज़ हम बना सकते हैं। फिर उसके बाद में हमने देखा था बेटा बायो फर्टिलाइजर्स, किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम फर्टिलाइजर्स के जैसे बैक्टीरिया को या अजोला, आई थिंक यहाँ अजोला ये प्लांट है, उसको हम फर्टिलाइजर के जैसे यूज़ कर सकते हैं। और फिर हमने एनिमल हस्बेंड्री वाले में, एनिमल हस्बेंड्री में भी जो एप्लीकेशंस है बायोटेक्नोलॉजी की, वो भी बेटा हमने डिस्कस कर चुके थे ना। वो थोड़ा सा बहुत दिया वहाँ पे, आई थिंक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करके दूसरे एनिमल के बॉडी में ट्रांसफ़र करना, ये दूसरे फीमेल के बॉडी में ट्रांसफ़र करना, ये हमने देखा था। ओके, टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ के फील्ड में इसके क्या एप्लीकेशंस है, ये बेटा हमको देखने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है और स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया था किस तरीके से वो डिजीज़ को पता लगाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ट्रीटमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं ना। वहाँ पे हमने देखा था हम इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकते हैं लेबोरेटरी में विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बट हाउ वी कैन प्रोड्यूस दिस इंसुलिन, ये थोड़ा बहुत अंदाज़ा आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स जब हमने पढ़े उसके बेसिस पे आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हो बेटा। लेकिन अंदाज़ा लगाने की हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पूरा अभी वही डिस्कस करेंगे बेटा कि किस तरीके से ह्यूमन हेल्थ में डिजीज़ के पता लगाने में और उनके ट्रीटमेंट करने में हम किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी के मदद ले सकते हैं या क्या क्या वहाँ से बेनिफिट्स होंगे बेटा, वही हमको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छे समझने लायक चीज़ है बेटा। हम ध्यान से ये टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, सो बेसिकली ह्यूमन हेल्थ में हमको क्या करना है, ह्यूमन हेल्थ में दो चीज़ें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो डिजीज़ का डायग्नोसिस और दूसरा डिजीज़ का ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस का मतलब क्या, हम डॉक्टर की तरफ जाते हैं, हम उसको अपने सिम्टम्स बताते हैं, मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है, उसके बेसिस पे डॉक्टर ना एक डायग्नोसिस करता है। डायग्नोसिस मतलब पता लगाना कि आपको कौन सी बीमारी हुई है, ठीक है, उसको कहते हैं हम डायग्नोसिस। वो बोलेगा आपको सर्दी है, फीवर है, आपको कफ एंड कोल्ड हुआ है, वायरल इन्फेक्शन हुआ है, वो कुछ उसकी दवाई देगा, यानी वायरल इन्फेक्शन हुआ है, ये पता लगाना मतलब हो गया बेटा डायग्नोसिस। ठीक है, आपको क्या डिजीज़ हुई है वो हो गया डायग्नोसिस। ठीक है, और दूसरा उसका फिर ट्रीटमेंट। अब हमको पता चल गया है कि इसको वायरल फीवर है बेटा, तो इसको हमको मेडिसिन देनी है, वो हो गया उसका ट्रीटमेंट। ओके, लेकिन सारे ही डिजीज़ इतने मामूली होते हैं क्या जिनको हम सिम्टम्स के बेसिस पे पता लगा सकें? नो बेटा, देयर आर वास्ट नंबर ऑफ डिजीजेस। बहुत सारे डिजीज़ ऐसे हैं जो जीन में डिफेक्ट के वजह से भी होते हैं, जिसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं, जिसके बारे में हमने वो शायद हेरिडिटी एंड वेरिएशन वाले चैप्टर में 9th में पढ़ लिया है बेटा। जीन में अगर थोड़ा सा भी चेंज आ जाए, जिसको हम आजकल म्यूटेशन भी बोलते हैं, फर्स्ट चैप्टर म्यूटेशन याद करो, जीन के सीक्वेंस में चेंज आ रहा है, या ज़रूरी नहीं म्यूटेशन, कोई भी गड़बड़ी के वजह से अगर वहाँ पे जीन में बदलाव आ गया तो वहाँ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। जैसे कि हमने देखा था बेटा अल्बिनिज्म याद करो, सिकल सेल एनीमिया, ये सब हम पढ़ चुके हैं ना, ये सारे कहीं ना कहीं जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। सिकल सेल एनीमिया हम शायद पिछले क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे क्या होता है बेटा, हीमोग्लोबिन प्रॉपरली बनता नहीं है तो आरबीसी हमारी हो जाती है सिकल शेप, हाफ मून शेप, है ना, ऐसे आरबीसी हो जाएंगी। क्यों? बिकॉज वहाँ पे बेटा हीमोग्लोबिन बराबर नहीं बन रहा है। हीमोग्लोबिन बराबर क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि हीमोग्लोबिन बनेगा उसके लिए एक जीन होगा हमारे बॉडी में जो डिटरमाइन करेगा हीमोग्लोबिन कैसे बनने वाला है। सब कंसेप्ट डिस्कस हो चुके हैं, है ना। हीमोग्लोबिन कैसे बनेगा उसके लिए एक जीन है हमारे बॉडी में। अब वो जीन में ही गड़बड़ी है, यानी वो हो गया फॉल्टी हीमोग्लोबिन।
अगर जीन में ही गड़बड़ी है तो वहाँ पे फॉल्टी हीमोग्लोबिन, खराब हीमोग्लोबिन बनेगा और डिजीज हो जाएगा सिकल सेल अनीमिया। ओके, सो ये ऐसे डिजीजेस को हम बोलते हैं बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जेनेटिक जब वो डिसऑर्डर है, जब वो डिसऑर्डर जीन में गड़बड़ी के वजह से हो रहा है, ऐसा कोई डिसऑर्डर है, तो हम उसको बायोटेक्नोलॉजी के मदद से बेटा उसका काम कर सकते हैं डायग्नोसिस। हम उसके डीएनए की स्टडी करेंगे, हम उसके जीन की स्टडी करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं स्टडी ऑफ सेल हो गया। वो डीएनए जीन न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनल है, और याद करो डेफिनेशन ऑफ साइटोलॉजी, वहाँ पे हमने बोला था सेल की स्टडी जिसमें सेल ऑर्गेनल्स वगैरह सब आ गया। तो अगर हम वहाँ पे डीएनए की स्टडी कर रहे हैं, जीन की स्टडी कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा हो गया, बायोटेक्नोलॉजी में वो आ गया। और जीन में गड़बड़ी होने की वजह से वो बीमारी हो रही है, तो जीन की डीएनए की स्टडी करें अगर हम, तो हमको पता चलेगा ये जीन में गड़बड़ी है इसलिए उसको ये बीमारी हुई है, मतलब डायग्नोसिस ऑफ डिजीज इजी हो गया और मोर इम्पोर्टेंटली जल्दी हो गया। वो बीमारी बहुत गंभीर में कन्वर्ट हो जाए, बहुत सीवियर वो डिजीज़ हो जाए, उसके पहले ही अगर वो बीमारी अगर हम डायग्नोस कर ले, पता लगा ले बेटा, तो हम टाइमली उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। समय रहता है हम उसको ट्रीटमेंट देंगे और उसकी लाइफ अच्छे से, क्वालिटी ऑफ लाइफ, डिजीज़ उतना हावी नहीं होगा, मेंटेन होकर रहेगी क्वालिटी ऑफ लाइफ। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम डायग्नोसिस करने में बायोटेक्नोलॉजी का मदद ले सकते हैं बेटा। इफ़ डिजीज़ में रोल ऑफ जीन है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन आइडेंटिफाई दैट डिजीज। ठीक है, अगर वो डिजीज में कोई जीन का अगर रोल है तो। ओके, एग्जाम्पल उन्होंने दिया है हार्ट डिजीज, हार्ट बेटा, हार्ट डिजीज, डायबिटीज की हम डायग्नोसिस कर सकते हैं बेटा। हम उसका डायग्नोसिस जल्दी, यानी जल्दी अगर किसी को डायबिटीज है तो पता लगाया जा सकता है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। सेम हार्ट डिजीजेस के लिए भी यहाँ पे जीन का रोल नहीं है, लेकिन हो सकता है जीन डायरेक्टली, जीन से बनने वाली कोई एंजाइम्स में कुछ गड़बड़ी है जिसके वजह से उसको डायबिटीज़ या हार्ट डिजीज हो रहा है ना, यानी कहीं ना कहीं ये पूरी स्टडी करके हम वो बीमारी का पता लगा सकते हैं। और अगर उसका पता लग गया तो हम क्या करेंगे बेटा, ट्रीटमेंट उसको जल्दी दी जा सकती है, जल्द से जल्द उसको ट्रीटमेंट दी जा सकती है। एड्स, डेंगू में क्या होता है बेटा, डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाती है हमारे बॉडी में, प्लेटलेट्स होती है ना, वो प्लेटलेट्स कम हो जाती है डेंगू में, तो हम ब्लड टेस्ट करेंगे। और ब्लड टेस्ट में आप देखो डॉक्टर की तरफ जाते हैं तो डॉक्टर ब्लड टेस्ट करता है, आपके ब्लड में रेड ब्लड सेल्स कितने हैं, हीमोग्लोबिन कितना है, यानी कहीं ये बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट हो गया। स्टडी कर रहे हैं ना बॉडी से रिलेटेड कुछ भी, जहाँ पे टेक्नोलॉजी के मदद से हम पता लगा रहे हैं कि उसके बॉडी में, ब्लड में प्रॉपर नंबर में सेल्स है कि नहीं, यानी अगर उसमें प्लेटलेट का नंबर हमको कम लगा तो हम बोलेंगे बेटा उसको डेंगू हो सकता है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं बीमारियों का। ओके, एंड इसके मदद से फिर हम ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। और हमने बोला कि मेडिसिन कैन बी प्रोड्यूस्ड, हाउ मेडिसिन कैन बी प्रोड्यूस्ड, दैट वी हैव टू सी बेटा। ओके, सो हमने थोड़ा देर पहले या कल के क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ह्यूमन इंसुलिन अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है, मतलब उसके बॉडी में इंसुलिन प्रॉपरली नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से उसकी ब्लड में शुगर बढ़ गई है। ठीक है, ये सारा रोल ऑफ इंसुलिन है, याद कर लेना 9th के इसमें। ओके, वो हमारा कंसर्न नहीं है अभी कि इंसुलिन किस तरीके से गवर्न करता है, लेकिन हमको पता है कि इंसुलिन जरूरी है, डायबिटीज़ के पेशेंट को इंसुलिन की ज़रूरत होती है। अब उसकी बॉडी तो इंसुलिन बना नहीं पा रही है, इसीलिए तो उसको डायबिटीज़ हुआ है। इसका मतलब उसको इंसुलिन बाहर से प्रोवाइड करना पड़ेगा बेटा। तो बाहर से एक ऑप्शन था, पहले ऐसा किया जाता था कि जो हॉर्स की पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज ही इंसुलिन बनाती है ह्यूमन के बॉडी में भी, हॉर्स में भी। सो पैनक्रियाज जो इंसुलिन बना रही है तो वहाँ से हम इंसुलिन लें और ह्यूमन बींग को इंसुलिन के इंजेक्शंस दें, लेकिन उसके लिए पूरे के पूरे हॉर्स को किल करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तब जाके हमको थोड़ा सा इंसुलिन मिलेगा बेटा। तो ये तो बहुत कॉस्टली टेक्निक हो गई और एनिमल्स को भी किल करना पड़ रहा है। तो बायोटेक्नोलॉजी के मदद से हम इस इंसुलिन को अब लैब में बना सकते हैं बेटा, लैब में बना सकते हैं। तो वो जो हॉर्स से इंसुलिन मिलेगा, सोचो उसमें कितने उसके ड्रॉबैक्स है, उसमें हमको कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे लिमिटेड कॉस्ट में जल्द से जल्द अच्छा इंसुलिन लैब में बन जाएगा। कैसे बनेगा वो देखते हैं बेटा, कैसे बनेगा। देखो क्या करना है आपको, ह्यूमन इंसुलिन जीन को बैक्टीरिया के जीनोम में डाल देना है बेटा। ह्यूमन इंसुलिन जीन को
ह्यूमन बींग्स के बॉडी में इंसुलिन बनता है, ह्यूमन बींग्स के बॉडी में पैनक्रियाज इंसुलिन बना रही है, मतलब कोई एक जीन है हमारे बॉडी में जो रिस्पॉन्सिबल है इंसुलिन बनाने के लिए। हर चीज़ के लिए एक जीन होता है हमारे बॉडी में, तो इंसुलिन का भी एक जीन है। हमने क्या किया, ह्यूमन के बॉडी से, हेल्दी ह्यूमन, ठीक है, जिसके बॉडी में अच्छा इंसुलिन बन रहा है, मतलब उसके बॉडी में इंसुलिन का जीन भी सही है, तभी अच्छा इंसुलिन बन रहा है ना। सो हमने ह्यूमन के बॉडी से इंसुलिन का जीन निकाला, हमने ह्यूमन के बॉडी से ये रहा इंसुलिन का जीन निकाल लिया, ठीक है, ये इंसुलिन का जीन है, और इसको हमने जोड़ दिया बेटा, इसको हमने जोड़ दिया किसके साथ, बैक्टीरिया के डीएनए के साथ, बैक्टीरिया के जीनोम के साथ उसको जोड़ दिया। मतलब अब जो बैक्टीरिया वहां तैयार हुआ, वो बैक्टीरिया को हम बोलते हैं बेटा, वो बैक्टीरिया जो यहाँ पे बनेगा, वो बैक्टीरिया का कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा जीनोम रहेगा। मतलब ये नॉर्मल वाला तो है ही, उसमें ह्यूमन का इंसुलिन जीन भी जुड़ गया है। तो मुझे बताओ, ये वाले बैक्टीरिया जो बना ना यहाँ पे, ये बैक्टीरिया जो बना, ठीक है, ये बैक्टीरिया, उसको बोला जाता है बेटा ट्रांसजेनिक, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। ध्यान से सुनेंगे ये सारा कंसेप्ट, स्पेशली ये वैक्सीन प्रोडक्शन वाला जो है, ये वाला इतना टॉपिक तो हमको बहुत ध्यान लगा के सुनना है बेटा, ठीक है। ट्रांसजेनिक, जैसे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड बोल रहे थे ना, जीन में ये किया हमने चेंजेस, जेनेटिकली मॉडिफाइड सेम चीज़ है, लेकिन हमने यहाँ पे दूसरा शब्द बोल दिया ट्रांसजेनिक। एक ही मतलब है, जीन में कुछ तो भी चेंजेस किए हैं, बदलाव किए हैं, तो उसको हमने बोला ट्रांसजेनिक। समझ में आ रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड बोलो या ट्रांसजेनिक बोलो, एक ही चीज़ है। समझ में आ रहा है बेटा, जेनेटिकली मॉडिफाइड बोलो या ट्रांसजेनिक बोलो, एक ही चीज़ है। तो ये रहा ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया या जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया, ऐसा बैक्टीरिया जिसमें हमने ह्यूमन का इंसुलिन का जीन जोड़ दिया है, ठीक है, ऐसा बैक्टीरिया जिसमें हमने ह्यूमन इंसुलिन का जीन जोड़ दिया है। अब मुझे बताओ, जब इस बैक्टीरिया में ये सारे जीन्स का एक्सप्रेशन होगा, मतलब वो जीन जिस जिस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल है, वो सारे प्रोटीन्स वैसे सारी चीज़ें बनने लगेंगी। तो जब ये सारी चीज़ें बनेंगी, तो ये जो ह्यूमन इंसुलिन का जीन हमने जोड़ा है, उसके वजह से ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया बेटा इंसुलिन बनाने लग जाएगा, ये बैक्टीरिया में इंसुलिन बनने लगेगा। समझ में आ रहा है, इस तरीके से हम बहुत सारे बैक्टीरियाज लेंगे और उनमें ह्यूमन इंसुलिन का जीन जोड़ देंगे और ये सारे बैक्टीरियाज बनाने लगेंगे बेटा इंसुलिन। और ये सब हम कर सकते हैं लैब में। इसका मतलब क्या, हम बायोटेक्नोलॉजी के मदद से मेडिसिन या हार्मोन इंसुलिन बना सक रहे हैं अभी लैब में। समझ में आ गया बेटा, इंसुलिन कैन बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, इंसुलिन कैन बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। समझ में आ रहा है, इस तरीके से हमको अभी लैब में ही बैक्टीरिया के मदद से इंसुलिन बन रहे हैं ना, वो बैक्टीरिया ने इंसुलिन बनाया, फिर वहाँ से हम वो इंसुलिन कलेक्ट कर लेता है बेटा। ओके, सो बैक्टीरिया के मदद से इंसुलिन बन गया। ऐसे ही हम सारी चीज़ कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, किस तरीके से मेडिसिन प्रोड्यूस होंगी। हम अलग अलग वैक्सीन्स भी बना सकते हैं, हम अलग अलग एंटीबायोटिक्स वगैरह भी बना सकते हैं बेटा। इस तरीके से हमको क्या करना है, हमको जो चीज़ बनवानी है बैक्टीरिया में, हमको इंसुलिन बनाना था बैक्टीरिया में, हम चाहते थे कि बैक्टीरिया इंसुलिन बनाना चालू करे, तो हमने इंसुलिन का जीन जोड़ दिया। अब दूसरा एक एग्जांपल ले लो, जैसे वहाँ पे ग्रोथ हार्मोन का भी एग्जांपल था कल के क्लास में। अब इंसुलिन के जगह पे अगर आप ग्रोथ हार्मोन बनाने वाला जीन लो, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूसिंग जीन अगर हम ले, उसको जोड़ दे, तो ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया रहेगा जिसमें ग्रोथ हार्मोन को बनाने के लिए भी जीन है। तो ये जो बैक्टीरिया है वो ग्रोथ हार्मोन बनाने लगेगा और वो ग्रोथ हार्मोन फिर हम इस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं बैक्टीरिया की मदद से। और वो ग्रोथ हार्मोन फिर जो ड्वार्फ होते हैं, जिनकी हाइट कम होती है, उनको हम दे देंगे तो उनकी हाइट बढ़ जाएगी। समझ में आया, कल मैंने बोला था कि किस तरीके से ये सब चीज़ें हो रही है, वो आपका आगे आगे समझ में आएगा। तो आई होप अभी क्लियर हो गया। हमको तो क्या करना है, हमको जो चीज़ बनानी है उसका जीन जोड़ देंगे बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया फिर वो जीन एक्सप्रेस करेगा, तो वो चीज़ उसमें बनना चालू हो जाएंगी। ये हो गया किस तरीके से बेसिक ह्यूमन इंसुलिन वगैरह हम बना सकते हैं। इसी तरीके से हम ग्रोथ हार्मोन अलग अलग जो भी चीज़, अगर हमको वैक्सीन बनाना है, तो वैक्सीन तो अभी हम डीप में पढ़ने वाले हैं, वैक्सीन बनाना है या हमको जो भी चीज़ें बनानी है वो हम उसका जीन जोड़ के बना सकते हैं। ओके, सो ये बेसिक हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा। अभी हमको बेटा मेन देखना है वैक्सीन्स एंड वैक्सीनेशन। ओके, दिस इज द मेन टॉपिक दैट वी विल सी नाउ।
देखो बेटा वैक्सीन्स ना क्या होती है ये शायद मुझे याद नहीं, 8th में या 9th में ना हमने कहीं तो पढ़ा था बेटा कि वैक्सीन्स क्या होती है। आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन 8th या 9th में हमने देखा था वैक्सीन्स, तब शायद आपको बताया भी गया होगा कि वैक्सीन्स क्या होती है। ठीक है, फिर से हम एक बार डिस्कस करते हैं बेटा। वैक्सीन्स हमको पता है ना, टीका वगैरह जिसको हिंदी में बोला जाता है। वैक्सीन हम क्यों लगाते हैं? पोलियो 2 बूंद जिंदगी की एडवर्टाइज आती है, पोलियो वैक्सीन। क्यों हम लेते हैं वैक्सीन? कोई भी बीमारी की हम वैक्सीन लेते क्यों? अभी रिसेंट देख लो, कोरोना इतना चल रहा है, सब लोग कोरोना की वैक्सीन बनाने में लगे हैं, कोरोना की वैक्सीन तैयार करने में लगी है। बड़ी से बड़ी सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड ऑल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड साइंटिस्ट are thriving to produce the vaccine for corona. Why this vaccine is needed? What is this vaccine? ऐसा क्या चीज़ है बेटा ये वैक्सीन जो हमको इतना ज़रूरी लग रहा है? वैक्सीन मतलब ऐसी चीज़ है जो हमको वो बीमारी के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है, वो बीमारी के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है। अब आप इम्यूनिटी ये वर्ड भी आपने बहुत बार सुना होगा, स्पेशली अभी इस टाइम में जब हम इस पैंडेमिक से होके गुजर रहे हैं, तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए तो ही हम कोरोना से बच के रह सकते हैं। व्हाट इज दिस इम्यूनिटी? दिस इम्यूनिटी इज नथिंग बट द डिजीज फाइटिंग कैपेसिटी ऑफ अवर बॉडी। यू कैन नोट डाउन व्हाट इज इम्यूनिटी। सिंपल वर्ड में अगर हम बोले तो इम्यूनिटी इज द डिजीज फाइटिंग कैपेसिटी ऑफ अवर बॉडी। कोई भी बीमारी से लड़ने की क्षमता, उसको हम कहते हैं इम्यूनिटी। और वैक्सीन क्या है? वैक्सीन हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है। मतलब पोलियो की वैक्सीन पोलियो के बीमारी के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है। मतलब मैंने पोलियो की वैक्सीन ली तो मेरी बॉडी पोलियो के वायरस से लड़ सकती है। जब वो उस वायरस से लड़ेगी तो मेरे को पोलियो की बीमारी नहीं होगी। समझ में आ रहा है? बेसिक कंसेप्ट है, बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटा। हमारे बॉडी में बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया एंटर करते ही रहता है। जिस ज़मीन पे हम खड़े हैं, जिस एयर में हम सांस ले रहे हैं ना, इसमें हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है बेटा, हमारे बॉडी में आते रहते हैं। ये सबसे इजी बेसिक एग्जांपल लेते हैं हम। हमारे क्लास में किसी को सर्दी हो गई है और वो क्लास में आया और वो बहुत छींक वगैरह रहा है, जिसके वजह से उसके बैक्टीरिया वायरस पूरे क्लास में फैल गए। लेकिन पूरे क्लास को वो इन्फेक्शन नहीं हुआ, सिर्फ 3-4 लोगों को उसके वजह से वो बीमारी लग गई, सर्दी हो गई। तो हम क्या बोलेंगे बेटा? वो जो 3-4 लोग थे उनकी इम्यूनिटी कम थी, उनको उनकी डिजीज से फाइट करने की ताकत कम थी, इसलिए उनको वो बीमारी हो गई। लेकिन बाकी के जो मेजॉरिटी थी, बचे हुए लोग थे, उनकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग थी। मतलब जैसे ही वो सर्दी का वायरस बैक्टीरिया उनके बॉडी में आया, उनके बॉडी ने उस वायरस को, उस बैक्टीरिया को किल कर दिया, खत्म कर दिया, तो उनको वो बीमारी नहीं हुई। मतलब उनकी डिजीज फाइटिंग कैपेसिटी अच्छी थी। समझ में आ रहा है क्या? इम्यूनिटी मतलब क्या? डिजीज फाइट करने की क्षमता। डिजीज फाइट करने की क्षमता मतलब जो भी वो बैक्टीरिया है, जो भी वो वायरस है, उसको किल कर दो। उसको हमने मार दिया तो वो हमारे बॉडी में कुछ इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा, लेकिन हमारी बॉडी उसको मार ही नहीं पा रही है तो वो ज़रूर हमको वो बीमारी हो जाएगी। तो वैक्सीन हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है, मतलब वैक्सीन हमको कहीं ना कहीं पर रेजिस्टेंस दे रही है उस डिजीज़ के लिए। मैंने पोलियो की वैक्सीन ली तो मुझे पोलियो नहीं होगा। सेम गोज फॉर कोरोना। इफ़ आई एम टेकिंग द वैक्सीन फॉर कोरोना, अगर कोरोना की वैक्सीन बना ली गई, कोविड-19 की वैक्सीन अगर बना ली गई और हम सब ने वो वैक्सीन ले ली, तो हमारे बॉडी में ऐसी क्या चीज़ हो जाएंगी, हमारे बॉडी में कुछ तो होगा ना उस वैक्सीन की वजह से, जिसके वजह से अब हमको वो बीमारी नहीं हो सकती है। अगर वो कोरोना का वायरस हमारे बॉडी में आ भी गया तो भी हमारी बॉडी उसको किल कर देंगी। क्यों? क्योंकि हमने कोरोना की वैक्सीन ली है। तो हमको सोचना चाहिए कि ये वैक्सीन में ऐसी क्या चीज़ होती है, और वैक्सीन जैसे ही हमने खा ली या ले लिया बॉडी के अंदर, तो हमारे बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से अब हमको वो बीमारी नहीं हो रही है। ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है बेटा, तभी हम ये पूरा वैक्सीन प्रोडक्शन का कंसेप्ट अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, सो मैं बताती हूँ अभी आपको, ध्यान से हर चीज़ सुनो, ध्यान से हर चीज़ सुनो, ठीक है। एक एक टर्म का मैं मीनिंग बता रही हूँ। सबसे पहले तो हमको पैथोजन ये वर्ड समझ जाना चाहिए। पैथोजन का मतलब क्या है, यहाँ पे कहीं लिखा ही होगा पैथोजेंस। ओके, पैथोजेंस पहले भी बताया था। पैथोजेंस मतलब कॉजेटिव एजेंट या डिजीज कॉज करने वाले एजेंट। मतलब कोरोना वायरस से हमको कोरोना बीमारी हो रही है तो कोरोना वायरस हो गया पैथोजन। समझ में आ रहा है? कोरोना वायरस क्या हो गया? पैथोजन।
पैथोजन मतलब जिससे बीमारी होती है, डिजीज कॉजिंग एजेंट, यानी वो बैक्टीरिया, वो वायरस, वो हो गया पैथोजन। समझ में आ रहा है? जैसे पोलियो किससे हो रहा है? पोलियो का पैथोजन क्या है? तो योर आंसर शुड बी पोलियो वायरस। क्लियर हो गया? पैथोजन। ठीक है, अब हमको दो और चीजें समझनी है बेटा। दो और चीजें जो हमको समझनी है वो है एंटीजीन और एंटीबॉडी। एंटीजीन और एंटीबॉडी। अगर आपको ये दो कंसेप्ट समझ में आ गए अच्छे से तो आपको पूरा टेक्निक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। पैथोजन क्लियर हो गया सबको? पैथोजन मतलब पूरा का पूरा वायरस, पूरा का पूरा बैक्टीरिया जिसकी वजह से वो बीमारी हो रही है, उसको हम कह देते हैं पैथोजन। ओके, अब जैसे ही हमारे बॉडी में ये जो है ना, जैसे ही हमारे बॉडी में क्या आया, हमारे बॉडी में वो डिजीज़ का पैथोजन आया, मतलब वो बैक्टीरिया या वो वायरस आया, तो हमारी बॉडी क्या करती है बेटा? हमारी बॉडी बनाती है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज। हमारी बॉडी क्या बना रही है? एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज का काम क्या है? एंटीबॉडीज का काम है इस पैथोजन को किल करना। एंटीबॉडीज का काम क्या है? इस पैथोजन को किल करना। क्लियर हो गया? एंटीबॉडी मतलब क्या? एंटीबॉडी सबसे पहले तो बताओ कौन बना रहा है एंटीबॉडी? एंटीबॉडी बना रही है हमारी बॉडी। ठीक है, इतना याद रख लो, एंटीबॉडी हमारी बॉडी, ऐसा कुछ भी आप लॉजिक लगा के याद रख लो तो आपको ध्यान रहेगा कंसेप्ट में। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय आवर ओन बॉडी। ओके, किस लिए बना रही है एंटीबॉडीज? एंटीबॉडीज का काम क्या है? एंटीबॉडीज का काम है किलिंग द पैथोजन। एंटीबॉडीज क्या करती है? किल्स द पैथोजन। एंटीबॉडी पैथोजन मतलब वो वायरस या उस बैक्टीरिया जो भी होगा उसको किल कर देती है, उस बैक्टीरिया को किल कर देती है एंटीबॉडी। यानी हमारे बॉडी में सबसे पहले तो एंटीबॉडी बनना ज़रूरी है। अगर हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनी तो वो किल कर देंगी बैक्टीरिया को, हमको वो बीमारी नहीं होगी। यानी ये इम्यूनिटी हमको मिल रही है। मतलब क्या? इम्यूनिटी हमको मिल रही है मतलब हमारे बॉडी में वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रही है। क्लियर हो रहा है? वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बन गई मतलब हमको इम्यूनिटी मिल गई। मतलब अब हमारे बॉडी में अगर वो बैक्टीरिया आया भी या आया हुआ है ऑलरेडी तो उसको वो किल हो जाएगा और हमको वो बीमारी नहीं होगी बेटा। ओके, सो ये एंटीबॉडी अगर हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होनी है तो उसके लिए ना बेटा पूरा का पूरा पैथोजन ज़रूरी नहीं होता है, पूरा का पूरा बैक्टीरिया, पूरा का पूरा वायरस ज़रूरी नहीं होता है। उसमें का अगर हम एक प्रोटीन भी ले ले तो वो एक प्रोटीन जिसके वजह से क्या बनेगी? हमारे बॉडी में एंटीजन्स बनेगा, एंटीबॉडी बनेगी। ठीक है, पैथोजन का सिर्फ एक प्रोटीन, पूरा पैथोजन नहीं, उसका कोई भी एक प्रोटीन हो सकता है, हर इसमें अलग अलग होगा। उसका एक प्रोटीन जिसके वजह से एंटीबॉडीज बन रही है। ठीक है, जिसके वजह से, यानी वो कह सकते हैं आपकी वो एक तरीके से स्टिमुलस का काम कर रहा है। स्टिमुलस हम पढ़ चुके हैं ना, फोटोट्रॉपिक, याद करो, लाइट होता है स्टिमुलस, तो लाइट की वजह से मूवमेंट। तो सेम अगर हम एंटीबॉडी प्रोडक्शन की बात करें तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी तभी बनेगी जब ये एंटीजन आ जाएगा बॉडी में। कब बनेगी? एंटीजन। और एंटीजन क्या है? एंटीजन को हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके का प्रोटीन है बेटा, ये एक प्रोटीन है। लेकिन किसका प्रोटीन है? प्रोटीन ऑफ पैथोजन। किसका प्रोटीन है? किसका प्रोटीन है? पैथोजन का प्रोटीन है। पैथोजन समझ रहा है ना, जिसकी वजह से बीमारी हो रही है, मतलब वो पूरा का पूरा बैक्टीरिया। ठीक है, पूरा का पूरा बैक्टीरिया जिसकी वजह से बीमारी हो रही है वो है पैथोजन। लेकिन अगर हमको उसको किल करना है, पैथोजन को किल करना है, तो हमको क्या चाहिए? एंटीबॉडी। लेकिन हमारी बॉडी एंटीबॉडी कब बनाएगी? जब हमारे बॉडी में ये एंटीजन आ जाएगा बेटा। हमारे बॉडी में क्या आ जाएगा? ये एंटीजन आ जाएगा। समझ में आ रहा है? एंटीजन और पैथोजन में फर्क। पैथोजन मतलब पूरा का पूरा बैक्टीरिया, और वो बैक्टीरिया नहीं का एक प्रोटीन कोई भी हो सकता है। वो उस एक प्रोटीन को हम कह देंगे एंटीजन। उस एक प्रोटीन को हम क्या कह देंगे? एंटीजन। और एक्चुअली में ये पूरे पैथोजन की वजह से एंटीबॉडी नहीं बन रही है, ये एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। मतलब एक्चुअली में एंटीबॉडी इस एंटीजन के अगेंस्ट बन रही है। ठीक है, ये सारा मेरा बताने का कंसेप्ट ऐसा, मतलब अगर वैक्सीन हमने ली और हम बोल रहे हैं वैक्सीन ली तो हमको इम्यूनिटी मिली, वैक्सीन हमने ली और हमको इम्यूनिटी मिली, मतलब हमारे बॉडी में क्या बन गई? एंटीबॉडीज बन गई। ध्यान से सुनो, वैक्सीन हमने
ले ली, फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस की वैक्सीन हमने ले ली या कोई भी डिजीज की वैक्सीन हमने ली, मतलब हमको उस बीमारी के अगेंस्ट इम्यूनिटी मिली, हमको वो बीमारी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो वैक्सीन के वजह से हमारे बॉडी ने एंटीबॉडीज तैयार कर ली और अब हमारे बॉडी में ये एंटीबॉडीज तैयार हो गई है, तो अब वो बैक्टीरिया अगर हमारे बॉडी में आ भी जाए तो ये एंटीबॉडी उसको किल कर देंगी। ठीक है, इसका मतलब एंटीबॉडीज वैक्सीन की वजह से तैयार हो रही है, मतलब वैक्सीन में कहीं ना कहीं ये एंटीजन प्रेजेंट है बेटा, वैक्सीन में कहीं ना कहीं ये एंटीजन प्रेजेंट है, तभी तो हमारे बॉडी ने एंटीबॉडीज तैयार की, क्योंकि एंटीबॉडीज सिर्फ एंटीजन के रिस्पॉन्स में तैयार होती है। क्लियर हो रहा है? वही डेफिनेशन है, वैक्सीन इज द एंटीजन कंटेनिंग मटेरियल गिवन टू एक्वायर इम्यूनिटी। वैक्सीन क्या है? एक्चुअली में वैक्सीन में क्या है? एंटीजन प्रेजेंट होता है। एंटीजन क्या है? पैथोजन का एक प्रोटीन जिसके वजह से होस्ट यानी हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार हो रही है। तो वैक्सीन में एक्चुअली में क्या होती है? एंटीजन। लेकिन बेटा एक बात ध्यान में रखेंगे, ये जो एंटीजन है ये एंटीजन की वजह से बीमारी नहीं होती है, मतलब एंटीजन की वजह से एंटीबॉडीज बनेंगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, एंटीजन की वजह से हमको वो बीमारी हो जाएंगी। ओके, सो इतना समझो, वैक्सीन में क्या प्रेजेंट है? वैक्सीन में होता है एंटीजन, और एंटीजन की वजह से हमको मिल रही है इम्यूनिटी। हमको इम्यूनिटी मिल रही है मतलब क्या? इम्यूनिटी मिल रही है मतलब हमारे बॉडी में उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार हो रही है जो वो बैक्टीरिया या वो वायरस को किल कर देंगे। आई होप ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। एक और बार बताऊं? ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में तैयार होती है जो किसको किल करती है? पैथोजन को। ठीक है, लेकिन एंटीबॉडी कब तैयार होंगी? जब एंटीजन बॉडी में आया, मतलब वैक्सीन हमारे बॉडी में आई, हमको इम्यूनिटी मिल रही है, मतलब हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बन रही है। इसका मतलब वैक्सीन में कहीं ना कहीं पे एंटीजन है। एंटीजन मतलब क्या? वो पूरा बैक्टीरिया नहीं, वो बैक्टीरिया में का कोई भी एक प्रोटीन, ठीक है, उसको हम कह देंगे एंटीजन। उसके वजह से बन गई एंटीबॉडीज, उसके वजह से एंटीबॉडीज बन गई तो हमको वो बीमारी से इम्यूनिटी मिल गई, क्योंकि वो एंटीबॉडी पैथोजन को किल कर देंगे। समझ में आया ये कंसेप्ट पूरा? अब देखो अर्लियर क्या होता था ना बेटा, अब वैक्सीन में एंटीजन होना चाहिए, एंटीजन है बैक्टीरिया के ऊपर में, वैक्सीन मतलब हमको एंटीजन चाहिए, और एंटीजन है कहाँ पे? वो बैक्टीरिया या फिर जनरली कह लो वो पैथोजन के ऊपर में है। तो हमको पहले क्या किया जाता? पैथोजन ही दिए जाते थे, कंप्लीटली उसको किल कर देंगे या पार्शियली किल। ठीक है, हमने वही बैक्टीरिया लिया, उसको किल कर दिया, उसको पार्शियली किल कर दिया या पूरा किल कर दिया, मतलब वो पैथोजन किल हो गया, मतलब उससे बीमारी तो नहीं होगी, लेकिन उसमें एंटीजन जरूर प्रेजेंट है जिसके वजह से हमारे बॉडी में क्या बन जाएगी? एंटीबॉडीज, यानी हमको इम्यूनिटी मिल जाएगी। तो वैक्सीन के तौर पे पहले ना पैथोजन से यूज किए जाते थे, कंप्लीटली या पार्शियली किल्ड पैथोजन ही दे दिया करते थे वैक्सीन, उनका एक सॉल्यूशन बनाएंगे और पैथोजन ही दे देंगे। मतलब अगर हम पोलियो की वैक्सीन ले रहे हैं, मतलब एक्चुअली में हम पोलियो का पैथोजन ही ले रहे हैं, बस वो कैसा है? किल किया हुआ है। समझ में आ रहा है? किल किया हुआ है। लेकिन इसमें दिक्कत ऐसी थी बेटा, इसमें ऐसी दिक्कत थी कि जो क्या होता था, कोई लोगों में ना इसके वजह से बीमारी हो जाती थी। मतलब वैक्सीन जो हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए बट बीमारी नहीं देनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों में क्या होता था, क्योंकि हम बेटा पूरा का पूरा पैथोजन ही दे रहे हैं ना, हम पूरा का पूरा पैथोजन दे रहे हैं, मतलब डिजीज कॉजिंग एजेंट ही पूरा का पूरा वैक्सीन के फॉर्म में दे रहे हैं, भले ही वो किल किया हुआ है, लेकिन कोई लोगों में उसके वजह से वो बीमारी भी हो रही थी। मतलब जहाँ हमने पोलियो की वैक्सीन ली पोलियो से बचने के लिए, लेकिन उसके वजह से ही हमको पोलियो हो गया। ये बहुत बड़ी नाकामयाबी हम ऐसे बोल सकते हैं इसको। तो हम क्या करें? तो बायोटेक्नोलॉजी वहाँ पे इस तरीके से हम यूज़ करते हैं बेटा। हमको पता है अगर हमको इम्यूनिटी बनानी है पोलियो के अगेंस्ट या किसी के भी अगेंस्ट हमको इम्यूनिटी बनानी है, मतलब पोलियो वायरस के लिए या जो भी बैक्टीरिया है उसके लिए हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ बस हमको तैयार करवानी है। एंटीबॉडीज़ तैयार करवाने के लिए हमको पता है हमको पूरा पैथोजन नहीं चाहिए, हमको एंटीबॉडीज़ बनवाने के लिए पूरा पैथोजन नहीं चाहिए, हमको तो सिर्फ एंटीजन चाहिए, और एंटीजन आ गया बॉडी में तो एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी। मतलब पैथोजन का एक प्रोटीन हमको चाहिए। तो मुझे बताओ
आर्टिफिशियल वैक्सीन प्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, हम उस पैथोजन का जीन निकालेंगे, हम उस पैथोजन का जीन निकालेंगे। कौन सा जीन, कौन सा जीन, जो जीन एंटीजन बनाने का प्रोटीन बनवा रहा हो। समझ में आ रहा है ना, ये एंटीजन एक प्रोटीन है, एंटीजन एक प्रोटीन है, तो वो प्रोटीन को बनाने के लिए इस पैथोजन के पास जीन होगा। उस प्रोटीन को बनाने के लिए, उस एंटीजन को तैयार करने के लिए ये पैथोजन यानी ये बैक्टीरिया के पास में एक जीन होगा। तो हम क्या करेंगे, अभी बैक्टीरिया नहीं लेंगे, हम उसमें से सिर्फ जीन लेंगे। पैथोजन में से हमने जीन लिया, कौन सा जीन, जीन प्रोड्यूसिंग एंटीजन, मतलब ऐसा जीन जो एंटीजन तैयार करता हो, जो प्रोटीन तैयार करता हो, वो जीन हमने लिया। वो जीन के मदद से हमने लैब में एंटीजन तैयार किया, वो जीन के मदद से हमने लैब में एंटीजन तैयार किया। समझ में आ रहा है ना, जैसे हमने लैब में इंसुलिन बनाया था ना बेटा, सेम वैसे ही हमने वो जीन के मदद से, अभी वो प्रोटीन, एंटीजन क्या है, प्रोटीन है, तो हमने वो जीन के मदद से लैब में एंटीजन या वो प्रोटीन बनाया, और ये एंटीजन का सॉल्यूशन हमने वैक्सीन के तौर पे दिया। तो अब मुझे बताओ, हमने पूरा पैथोजन दिया क्या, हमने सिर्फ एंटीजन दिया, और एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज भी बना लेगी, और क्योंकि हमने पूरा का पूरा पैथोजन नहीं लिया है तो हमको वो बीमारी भी नहीं होगी, यानी वो होगी बेटा सेफर वैक्सीन्स। वो वैक्सीन्स कैसी होगी, सेफ। समझ में आ रहा है ना, एक बार शॉर्ट में कंसेप्ट बताती हूँ बेटा, आई नो थोड़ा सा टफ है समझने के लिए, इसलिए मैं बहुत बेसिक इजी करके बता रही हूँ आपको, और धीरे धीरे समझा रही हूँ कि पैथोजन जिससे बीमारी हो रही है, एंटीबॉडीज पैथोजन को किल करती है, कौन बना रहा है, हमारी बॉडी, ठीक है। लेकिन एंटीबॉडीज अगर हमारे बॉडी को बनानी है तो उसके लिए पूरा पैथोजन जरूरी नहीं है, पैथोजन का अगर एक प्रोटीन भी आ गया तो एंटीबॉडी बन जाएगी। एंटीबॉडी बन गई मतलब इम्यूनिटी मिल गई, यानी वैक्सीन हमको इम्यूनिटी दे रही है, मतलब वैक्सीन में क्या है बेटा, एंटीजन है, वैक्सीन में क्या है, एंटीजन है। लेकिन अर्लियर जब एंटीजन हम लैब में तैयार नहीं कर सकते थे, तब वो क्या करते थे, तब वो पूरा का पूरा पैथोजन लेंगे, पूरा बैक्टीरिया लेंगे, उसको किल कर देंगे, यानी वही हो गई वैक्सीन, मतलब उसमें एंटीजन है। अब हाँ, वो अच्छी तो थी, उससे भले हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार हो रही थी, लेकिन कोई कोई लोगों में बेटा उनसे बीमारी भी हो जा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम पूरा का पूरा पैथोजन, मतलब पूरा का पूरा बैक्टीरिया या वायरस उनके बॉडी में डाल रहा है, तो वो सेफ नहीं है। तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमने क्या किया, हमको पता है एंटीबॉडीज हमको बॉडी में बनवानी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को कोरोना वायरस या से एनी डिजीज़, रूबेला वैक्सीन या बहुत सारी वैक्सीन हम लेते हैं, XYZ डिजीज़ अगर मेरे को बचना है, उसके लिए वैक्सीन बनानी है, तो मेरे को क्या करना है, उसके लिए मेरे बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनानी है ना, हर पैथोजन के लिए अलग एंटीबॉडी होती है। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को सिर्फ एंटीजन चाहिए। अब मेरे को पता है एंटीजन तो एक प्रोटीन है, एंटीजन जब एक प्रोटीन है तो ये प्रोटीन बनाने के लिए पैथोजन के पास कोई जीन भी होगा। तो मैं क्या करूँगी, मेरे को पूरा पैथोजन नहीं चाहिए, मैंने उसमें से जीन निकाला, ऐसा जीन जो एंटीजन बना रहा है, फिर वो जीन के मदद से मैंने लैब में वो एंटीजन, वो प्रोटीन बनवाया, और ये प्रोटीन का सॉल्यूशन मैंने वैक्सीन के जैसे में दिया। अब मैं पूरा पैथोजन नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ एंटीजन दे रही हूँ। याद करो डेफिनेशन, वैक्सीन इज द एंटीजन कंटेनिंग मटेरियल। मैंने एंटीजन दिया, मैंने पूरा पैथोजन नहीं दिया, तो मेरे को बीमारी भी नहीं होगी वो वैक्सीन की वजह से। और वो वैक्सीन कैसी बनेगी, सेफर वैक्सीन बनेगी, यानी मेरे बॉडी में वो बीमारी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज तैयार हो गई, यानी अब मुझे वो बीमारी का पैथोजन भी मेरे बॉडी में आया तो मेरी बॉडी उसको किल कर देंगी, मतलब मेरे को इम्यूनिटी मिल गई है उस बीमारी के अगेंस्ट। ये पूरा था बेटा वैक्सीन प्रोडक्शन। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और इसके कुछ तो भी बेनिफिट्स हो, दीज प्रोटीन्स मतलब कौन से, दीज प्रोटीन्स मतलब ये एंटीजन प्रोटीन ही होता है, ठीक है। एंटीजन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। तो ये प्रोटीन हमको क्या कर रहा है, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिव बना रहा है बेटा, इम्यून सिस्टम को एक्टिव बना रहे हैं, ठीक है। और सेफ तरीका है ये, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम एंटीजन दे रहे हैं, एंटीजन की वजह से बीमारी नहीं होती है, पूरे के पूरे पैथोजन की वजह से बीमारी होती है। जब हमने एंटीजन देने के लिए पूरा पैथोजन दिया तब वहाँ पे बीमारी भी हो रही थी, लेकिन सेफ तरीका हमने क्या किया, जीन निकालो, पैथोजन में से जीन निकाला हमने, वो जीन से एंटीजन तैयार किया लैब में,
एंटीजन को वैक्सीन के तौर पे दे दिया, उसके बॉडी में एंटीबॉडीज भी बन गई, मतलब उसको इम्यूनिटी भी मिल गई, सेफ तरीका है क्योंकि बीमारी भी नहीं हो रही है। और बेनिफिट्स इसके क्या होते हैं बेटा, ये वैक्सीन थर्मोस्टेबल होती है। थर्मोस्टेबल मतलब टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर का भी उस पर कुछ इफेक्ट नहीं होता है, हाई टेम्परेचर में भी वो सर्वाइव कर जाती है। दूसरा बेटा, दे रिमेन एक्टिव फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, यानी ज़्यादा समय तक चलती है वो। एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, पोलियो या हेपेटाइटिस की जो वैक्सीन है वो ऐसे ही बनाई जाती है, आर्टिफिशियल वैक्सीन, समझ में आ गया, ऐसे ही बनाई जाती है। मतलब अभी पोलियो के वैक्सीन के लिए हम पोलियो का वायरस नहीं देंगे वैक्सीन में, हम सिर्फ पोलियो के वायरस में से एक जीन निकालेंगे, वो जीन से एंटीजन तैयार करेंगे लैब में और वो एंटीजन वैक्सीन के फॉर्म में दे देंगे, तो हमारे बॉडी में पोलियो की लिए एंटीबॉडीज तैयार हो जाएंगी। और इन फ्यूचर अब अगर कभी भी हमारे बॉडी में पोलियो का वायरस आया तो हमारे बॉडी में वैक्सीन की वजह से ऑलरेडी एंटीबॉडीज तैयार है, ये एंटीबॉडीज उस पैथोजन को, मतलब पोलियो के वायरस को किल कर देंगी और हमको वो बीमारी नहीं होगी। इस तरीके से वैक्सीन ने हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड की बेटा, ठीक है। ये पूरा कंसेप्ट है। आई नो इट इज समवेयर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, नया है आपके लिए, तो आपको क्या करना है बेटा, लेक्चर खत्म होने के बाद ये वैक्सीन प्रोडक्शन वाला पार्ट 1 बार 2 बार 3 बार 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 देख लो तुरंत में, ठीक है। ज़्यादा समय के लिए आपके पास अवेलेबल नहीं रहेगा ये, फिर से 1-2 बार आप देख लोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और फिर भी कहीं भी किसी को दिक्कत आती है बेटा तो आप कॉल करके पूछो, बेझिझक आपको कॉल करके पूछना है। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मन में डाउट लेके नहीं रखना है। आई नो इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, सबको ही बोल रही हूँ मैं, एक और बार ये वैक्सीन प्रोडक्शन वाला पार्ट अच्छे से सुन लेंगे, ओके। सो बहुत इजी से बता दिया, आई होप पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको एंटीजीन, पैथोजन और एंटीबॉडी ये 3 शब्दों के मतलब समझ में आ गए तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया। एंटीबॉडी हमारी बॉडी बना रही है जो पैथोजन को किल करता है, पैथोजन मतलब पूरा का पूरा बैक्टीरिया और वायरस, और एंटीजन मतलब उस पे का एक प्रोटीन जिसके वजह से एंटीबॉडी हमारी बॉडी बना रही है, यानी वो स्टिमुलस की जैसे काम करता है। एंटीजन बॉडी में आया तो एंटीबॉडी तैयार, इम्यूनिटी मिल गई क्योंकि पैथोजन किल हो जाएगा। इसका मतलब हमको पूरा पैथोजन जरूरी नहीं है वैक्सीन के लिए, वैक्सीन जब इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है तो वैक्सीन में सिर्फ एंटीजन होना चाहिए, पूरा पैथोजन रहेगा तो बीमारी भी हो सकती है। इसीलिए हमने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से सिर्फ एंटीजन तैयार किया लैब में और वो सेफ तरीका है, ओके। ये पूरा कंसेप्ट हो गया वैक्सीन प्रोडक्शन का। इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट है एडिबल वैक्सीन्स। एडिबल वैक्सीन मतलब, एडिबल मतलब जो खाई जा सकती है। तो अब एडिबल वैक्सीन में क्या होता है बेटा, देखो एडिबल वैक्सीन में अभी भी काम चालू है, ठीक है, अभी भी ये बनाने का प्रक्रिया अभी भी चालू है, अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हुई है। इसमें क्या होता है, देखो पोटैटोज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के मदद से हम ऐसे पोटैटोज बना रहे हैं जो वैक्सीन का काम करेंगे। पोटैटोज जो वैक्सीन का काम करेंगे। वैक्सीन किसके अगेंस्ट, वैक्सीन विब्रियो कोलेरा, इस्क्रेशिया कोलाई एक बैक्टीरिया है, ठीक है, कोलेरा ये बीमारी वगैरह होती है विब्रियो कोलेरी की वजह से, तो उसके अगेंस्ट ये पोटैटो वैक्सीन का जैसे काम करेंगे। और ऐसे पोटैटो को बोला गया ट्रांसजेनिक। अगेन देखो ट्रांसजेनिक, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कहाँ लिखा था, शायद यहीं पे मैंने ड्रॉ किया था थोड़ी देर पहले, भी मिटा दिया है। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, ट्रांसजेनिक मतलब जिसमें दूसरा जीन जोड़ दिया है, ट्रांसजेनिक। ऐसे ही पोटैटो में हम क्या कर रहे हैं, दूसरा जीन जोड़ रहे हैं, एंटीजन बनाने वाला जीन। इतना तो समझ में आ रहा है ना। ट्रांसजेनिक कौन सा जीन जोड़ना पड़ेगा, वैक्सीन्स जब हम बोल रहे हैं, वैक्सीन्स जब हम बोल रहे हैं तो कौन सा जीन जोड़ना पड़ेगा, एंटीजन बनाने वाला जीन ही जोड़ना पड़ेगा। अब एंटीजन बनाने वाला जीन अगर उस पोटैटो में आ गया और ऐसा पोटैटो हमने खाया, मतलब हमारे बॉडी में एंटीजन आ गया, तो हमारे बॉडी क्या बना लेगी, हमारी बॉडी बना लेगी एंटीबॉडीज और हमको वो बीमारी से मिल जाएगी इम्यूनिटी। वही हो गया एडिबल वैक्सीन। अभी हमको देखना है करते कैसे। सेम चीज़ है बेटा, यहाँ पे हमने क्या किया, जीन के मदद से लैब में एंटीजन बनाया और उसको दवाई के तौर पे दिया। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वो जीन से एंटीजन बनाने की जगह है, वो जीन से एंटीजन बनाने की जगह हम क्या कर रहे हैं, वो जीन ही खाने की चीज़ में जोड़ दे रहे हैं। तो जब हम खाएंगे वो जीन हमारे बॉडी में जाएगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं उससे वो एंटीजन बनेगा और हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार होगी, हमको इम्यूनिटी मिलेगी। ओके, सो लेट्स सी कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हमको डिजायर्ड जीन लेना है पैथोजन से। पैथोजन मतलब वो बैक्टीरिया, वो वायरस से हमने जीन निकाला। कौन सा जीन,
ऐसा जीन जो एंटीजन बना रहा है, ये चीज़ तो अभी क्लियर हो जानी चाहिए। कौन सा जीन निकालेंगे जो हमको जरूरी है बेटा? ऐसा जीन जो क्या बना रहा है, जो एंटीजन बनाता है। एंटीजन क्यों चाहिए? क्योंकि एंटीजन से ही एंटीबॉडी बनेगी। पैथोजन से एंटीबॉडी नहीं, एंटीजन से ही एंटीबॉडी बनेगी। ओके, अब ये जीन है पैथोजन का जीन है, और कहीं ना कहीं हमको इसको पोटैटो में डालना है। कहीं ना कहीं ये जीन को हमको पोटैटो में डालना है। तो पोटैटो तक ये जीन भेजे कैसे? पोटैटो तक ये जीन भेजे कैसे? वो किया जाता है बेटा वायरस के थ्रू। वो करता है वायरस के थ्रू। समझो, ध्यान से समझो। ये है पोटैटो, ठीक है, ये है जीन फॉर एंटीजन, मतलब एंटीजन मतलब प्रोटीन। एक प्रोटीन बनाने के लिए जीन हमने लिया बैक्टीरिया से, और इसको हमको भेजना है पोटैटो के अंदर। पोटैटो के अंदर हम कैसे भेजें? तो यहाँ पे हम यूज करते हैं बेटा वायरस। यहाँ हम यूज करेंगे वायरस। हम क्या करेंगे? ये जीन जोड़ देंगे वायरस में। हम ये जीन जोड़ देंगे वायरस के जीन में। ये जीन हमने जोड़ दिया वायरस के जीन में, और फिर ये वायरस से हमने पोटैटो के प्लांट का इन्फेक्शन कराया। हमको पता है ना, वायरस जो है वो क्या करते हैं? प्लांट को भी डिजीज करते हैं, मतलब प्लांट को भी अफेक्ट करते हैं। ह्यूमन बींग्स को जैसे वायरस इन्फेक्ट करते हैं, वैसे प्लांट को भी वो इन्फेक्ट करते हैं। तो ये वायरस पोटैटो को इन्फेक्ट करेगा, लेकिन ये वायरस में हमने जीन जोड़ दिया है एंटीजन वाला, तो कहीं ना कहीं ये वायरस के वजह से पोटैटो में भी वो जीन आ जाएगा। देखो, हमने ये जीन लिया, हमने क्या किया? प्लांट वायरस, ये वायरस का ब्लू में जो दिख रहा है ना, वायरस के जीन है, और ब्लैक में जो दिख रहा है, सॉरी, ये जो ब्लैक में दिख रहा है, ब्लैक में, दिस इज व्हाट? दिस इज द डिजायर्ड जीन, एंटीजन वाला जीन है। वो हमने इस वायरस में जोड़ दिया, तो उसको हमने कह दिया ट्रांसजेनिक प्लांट वायरस, मतलब जो प्लांट को इन्फेक्ट करने वाला है। ओके, तो इसको ट्रांसजेनिक बोलेंगे क्योंकि इसमें एक दूसरा जीन जुड़ा हुआ है। फिर हमने क्या किया? ये वायरस से इन्फेक्ट कराया पोटैटो प्लांट के लीव्स को। ये वायरस का हमने इन्फेक्शन कराया पोटैटो प्लांट के लीव्स को। आपको देखो यहाँ पे डायग्राम में भी दिया है बेटा बहुत अच्छे से, ठीक है, ध्यान से समझो, ठीक है। हमने ये सारी स्टेप की। हमने वायरस इन्फेक्ट्स द पीसेस ऑफ पोटैटो लीव्स। वायरस ने क्या किया? पोटैटो में जाके इन्फेक्शन किया। अब क्या हुआ? Entire plant is developed from the leaf pieces containing genes of human pathogen। यानी ये लीव्स के मदद से जो एंटायर पूरा का पूरा प्लांट बनेगा, ये पूरे के पूरे प्लांट में वायरस का इन्फेक्शन हो गया है, मतलब वायरस ने ये जीन डाल दिया है किसके अंदर में? पोटैटो के प्लांट के अंदर में। एंटायर प्लांट इज डेवलप्ड फ्रॉम द लीफ पीसेस कंटेनिंग जीन। समझ में आ रहा है? इसका इन्फेक्शन लीफ में हुआ, मतलब ये वाला जो जीन है, पैथोजन वाला जीन, एंटीजन वाला जीन, वो लीव्स में आ गया, लीव्स से पूरे प्लांट में आ गया, मतलब प्लांट से वो पोटैटो में आ गया। प्लांट से कहाँ पे आ गया? वो पोटैटो में आ गया। और कंजम्पशन ऑफ रॉ पोटैटो, अगर हमने ये रॉ पोटैटो खाए जिसमें क्या प्रेजेंट है? एंटीजन प्रेजेंट है, तो वो हमको क्या कर देंगे? इम्यूनिटी डेवलप करेंगे। यानी इम्यूनिटी डेवलप करेंगे मतलब एंटीबॉडीज फॉर्म करने में मदद करेंगे। तो ये हो गया बेटा एडिबल वैक्सीन का कंसेप्ट। एक बार और बताती हूँ, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि हमने जीन निकाला एंटीजन बनाने वाला, इसको हमको कैसे ना कैसे पोटैटो के प्लांट में भेजना है। ये जीन को पोटैटो के प्लांट में भेजना है। पोटैटो के प्लांट में भेजे कैसे? वायरस के थ्रू। वायरस लिया, वायरस में ये वाला जीन जोड़ दिया, वायरस में जीन जोड़ दिया, वो हो गया ट्रांसजेनिक वायरस। ये वायरस को जाके बोला, मतलब ये वायरस को छोड़ दिया प्लांट के लीव्स के ऊपर में। तो वायरस हमको पता है बेटा अपना जेनेटिक मटेरियल यानी जीन जो है ना वो उस प्लांट के लीव्स में डाल देंगे, मतलब ये वाला जीन प्लांट में आ गया, प्लांट में आ गया मतलब पोटैटो में आ गया। हमको करना वही है ना, किसी न किसी तरीके से ये जीन को पोटैटो में भेजना है। तो भेजने का काम कौन करेंगे? वायरस। वायरस जैसे ही इन्फेक्ट करेगा तो ये वायरस के पास में वो जीन है, वो जीन आ जाएगा पोटैटो में, और पोटैटो में आ गया मतलब प्लांट में आ गया, और प्लांट से पोटैटो में आ गया बेटा। सो पोटैटो में ये जीन्स प्रेजेंट है, और जब हम पोटैटो में जीन्स प्रेजेंट है मतलब पोटैटो में एंटीबॉडीज भी बन जाएगी और ये हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगी। लेकिन यह सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा रॉ पोटैटोज। हमको कच्चा वो पोटैटो खाना पड़ेगा। क्यों रॉ पोटैटो खाएंगे तो ही इम्यूनिटी क्यों आएंगी?
कुक कर दिया तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस, जैसे हमने कुक किया, हीट वहाँ पे आ गई बेटा, हीट अगर लग गई, हीट अगर वहाँ पे अप्लाई हो गई तो वो जो एंटीबॉडीज है, ये जो प्रोटीन है, ये जो एंटीजन प्रोटीन है ना बेटा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, टेम्परेचर पे सरवाइव नहीं कर पाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे, तो किसी तरीके की वहाँ पे इम्यूनिटी हमको मिल नहीं पाएंगी वो पोटैटो से, समझ में आ गया। इसलिए वो रॉ खाना पड़ेगा, टेम्परेचर से वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। क्लियर हो रहा है, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है समझने में, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। तो इतना पूरा हमने वैक्सीन प्रोडक्शन देखा। फिर एडिबल वैक्सीन, ये भी इजी चीज़ है, सेम चीज़ हमने जीन ली, यहाँ पे हमने लैब में एंटीजन बनाया था, हमको यहाँ पे डायरेक्टली प्लांट में एंटीजन बनाना है। प्लांट में एंटीजन बनाना है मतलब ये जीन को हमको प्लांट तक भेजना पड़ेगा, प्लांट तक लेके जाने का काम करेगा वायरस। वायरस के जीन को हमने तोड़ा और ये वाला जीन यहाँ पे लगा दिया। ओके, ये वाला जीन हमने यहाँ पे जोड़ दिया, ये हो गया ट्रांसजेनिक, जिसमें नया जीन है, और ये वायरस को छोड़ दिया प्लांट के ऊपर में इन्फेक्शन के लिए। वायरस जब प्लांट के लीव्स पे जाएगा तो ये पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल वो प्लांट के अंदर रिलीज कर देगा, प्लांट के अंदर रिलीज कर देगा, तो प्लांट में भी ये जीन आ गया, प्लांट ने एंटीजन बनाया, एंटीबॉडीज तैयार हुई और इस तरीके से हमको इम्यूनिटी मिली। समझ में आ गया, पोटैटोज हमने खाए तो हमको इम्यूनिटी मिली। ये जो मेथड है अभी भी डेवलपमेंट में अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है। कोलेरा की जो डिजीज होती है उसके अगेंस्ट में ये काम जारी है। इस्क्रेशिया कोलाई एक बैक्टीरिया के अगेंस्ट में वैक्सीन बना रहे हैं बेटा, और विब्रियो कोलेरी के अगेंस्ट में वैक्सीन बना रहे हैं इस तरीके से। ओके, बट इट इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट। सो एक बार ये इतना टॉपिक आप अच्छे से एक बार और देख लो बेटा, एक दो बार देख लो, और कहीं भी दिक्कत है तो बेझिझक आपको फोन करके पूछना है। ओके, नाउ अभी हम ये एक हो गया ह्यूमन हेल्थ में वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन, एक एप्लीकेशन हो गया, अभी दूसरे देखते हैं आगे के। ठीक है बेटा, आफ्टर वैक्सीन प्रोडक्शन हम देखते हैं कि और ह्यूमन हेल्थ में हम बायोटेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा यूज इन ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में कैसे कर सकते हैं हम पहले ही देख चुके हैं, हार्मोन बना सकते हैं हम, इंसुलिन बनाएंगे, इंसुलिन का जीन हमने जोड़ दिया बैक्टीरिया में, ह्यूमन इंसुलिन बना डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में। ऐसे ही अलग अलग हार्मोन, सोमाट्रोपिन एक हार्मोन है, अगर किसी के भी बॉडी में उस हार्मोन की कमी हो गई है तो उसको बीमारी हो गई, बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए हम लैब में बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हार्मोन तैयार कर सकते हैं। इंसुलिन का एग्जांपल हमने पहले स्टार्टिंग में देखा, सेम वैसे ही सबका करेंगे। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स भी हम बना सकते हैं। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स मतलब क्या, हमको अगर कट हो जाए तो कुछ समय के बाद वहाँ से खून आना बंद हो जाता है, वहाँ पे ब्लड का थक्का बन जाता है, उसी को बोलते हैं ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट इसीलिए होता है बेटा क्योंकि हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए फैक्टर्स होते हैं, कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती है, तो ब्लड क्लॉट होता है। इफ़ किसी के बॉडी में अगर वो ब्लड क्लॉट ही नहीं हो पाता है तो उसके बॉडी में क्या होगा, छोटे से कट से भी कंटिन्यूस, मतलब एक पेपर कट भी हमको हो गया तो उससे कंटिन्यूस ब्लीडिंग होते रहेगी क्योंकि ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, उसके बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स ही प्रेजेंट नहीं है। तो क्या होगा बेटा, ब्लीडिंग होते जाएगी और उसकी डेथ भी हो सकती है एक छोटे से कट से। तो ऐसे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स भी हम बना सकते हैं लैब में और उस पर्सन की लाइफ सेव की जा सकती है। दूसरा हमको देखना बेटा इंटरफेरॉन। नेक्स्ट हमको देखना है इंटरफेरॉन, किस तरीके से इंटरफेरॉन यूज किए जा सकते हैं। इंटरफेरॉन क्या है मतलब पहले समझ लो, जैसे बैक्टीरियाज के अगेंस्ट हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनती है ना, वैसे ही वायरस के अगेंस्ट हमारे बॉडी में इंटरफेरॉन बनते हैं। मतलब वायरस का इन्फेक्शन हुआ, हमारी बॉडी बनाएगी इंटरफेरॉन, और जैसे एंटीबॉडी बैक्टीरिया को किल करता था वैसे इंटरफेरॉन किल कर देगा बेटा वायरस को। क्या होता है, केमिकली ये छोटे छोटे प्रोटीन होते हैं, स्मॉल साइज के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, और किसके ट्रीटमेंट में यूज होगा, ऑब्वियसली वायरल डिजीज, मतलब जो वायरस से डिजीज हो रहे हैं उसके अगेंस्ट में ये यूज होगा बेटा। ठीक है, और ब्लड में बनते हैं, इंटरफेरॉन्स ब्लड में प्रोड्यूस होते हैं। सो ये इंटरफेरॉन को हम लैब में बना सकते हैं। लैब में हम ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया की मदद से बनाएंगे। इंटरफेरॉन बनाने के लिए हमारे बॉडी जो जीन लग रहा है वो हम लेंगे, उसको हम जोड़ देंगे ई कोलाई में, और ई कोलाई फिर क्या करेगा, वो इंटरफेरॉन बनाने लगेगा बेटा। ठीक है, सो इंटरफेरॉन हम ई कोलाई बैक्टीरिया का नाम है, इस्क्रेशिया कोलाई, उसके मदद से इंटरफेरॉन भी तैयार कर सकते हैं। समझ में आ गया इंटरफेरॉन क्या है।
एंटीबॉडीज जैसे ही होता है, लेकिन एंटीबॉडीज बैक्टीरिया के अगेंस्ट, वायरस के अगेंस्ट इंटरफेरेंस। ओके, नेक्स्ट देखना है हमको जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में क्या होता है बेटा? जीन थेरेपी मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में हम जीन थेरेपी देंगे। जीन कब लगेगा? जब जीन में गड़बड़ी है। जीन में गड़बड़ी है मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर, वो भी कौन से सेल में? सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल मतलब गमेट्स को छोड़ दो, मतलब स्पर्म और ओवा यानी एग सेल को अगर हमने छोड़ दिया तो बाकी सारे के सारे सेल हो जाएंगे सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल के जीन में कोई गड़बड़ी है तो हो जाएगा जेनेटिक डिसऑर्डर, और उसको ठीक करने के लिए हम जीन थेरेपी यूज करते हैं, इसीलिए उसको सोमैटिक सेल जीन थेरेपी ऐसा भी कहा जाता है। सोमैटिक सेल का जीन, सोमैटिक सेल मतलब क्या? स्पर्म और ओवम को छोड़ दिया तो सारे ही सेल्स सोमैटिक सेल्स कहलाते हैं। उनके जीन में गड़बड़ी है तो सोमैटिक सेल का जेनेटिक डिसऑर्डर, उसको ट्रीट करने के लिए जीन थेरेपी, सोमैटिक सेल जीन थेरेपी। एग्जाम्पल, ऐसी कौन सा डिजीज है? एग्जाम्पल है वो डिजीज का नाम है फिनाइलकेटोन्यूरिया। डिजीज का नाम है फिनाइलकेटोन्यूरिया। फिनाइलकेटोन्यूरिया में हो जाता है बेटा, क्या होता है? ब्रेन का डैमेज होता है, जनरली ब्रेन वगैरह का या नर्व डैमेज होता है, लेकिन एक्चुअली उसमें क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? जेनेटिक चेंज हो गए हैं इन हिपैटोसाइट्स। हिपैटोसाइट्स मतलब लीवर के सेल्स। लीवर के सेल्स मतलब सोमैटिक सेल हो गए ना, लीवर के सेल में जेनेटिक चेंज हो गया, जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन सोमैटिक सेल हो गया, फिर वो किसके? लीवर के सेल में जेनेटिक चेंज अगर गड़बड़ी हो गई तो वो डिजीज हो जाता है बेटा फिनाइलकेटोन्यूरिया। वो डिजीज हो जाता है फिनाइलकेटोन्यूरिया, और उसके ट्रीटमेंट के लिए फिर हम जीन थेरेपी यूज़ करेंगे, मतलब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम वो जीन को सही करेंगे, वो फॉल्टी जीन के जगह अच्छा जीन वहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे बेटा। ओके, तो ये हो गया जीन थेरेपी, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा कंसेप्ट है बेटा, बहुत अच्छे से समझो। क्लोनिंग का डेफिनेशन है प्रोडक्शन ऑफ रेप्लिका ऑफ एनी सेल, ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म। रेप्लिका मतलब एग्जैक्ट कॉपी, मतलब एक सेल की हम एग्जैक्ट कॉपी तैयार कर सकते हैं, ऑर्गन की भी, और यहाँ तक कि इंसान की भी वैसी की वैसी कॉपी तैयार की जा सकती है विदाउट रिप्रोडक्शन। एक सेल से हम क्या कह रहे हैं? सिर्फ एक बॉडी के एक सेल से पूरा का पूरा वैसा का वैसा व्यक्ति बन सकता है। मतलब एक मेरे बॉडी का अगर सेल ले लिया जाए तो क्लोनिंग वो टेक्निक है जिसकी मदद से वो एक सेल से बेटा, मेरे बॉडी के एक सेल से पूरा का पूरा मेरे जैसा एक व्यक्ति तैयार किया जा सकता है, उसी को बोला जाता है क्लोनिंग। रेप्लिका बनाते हैं हम, प्रोडक्शन ऑफ रेप्लिका मतलब एग्जैक्ट कॉपी, वैसा का वैसा, एक तो सेल या फिर ऑर्गन या तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ही बना सकते हैं, उसको बोला गया है क्लोनिंग। ओके, अभी जो क्लोनिंग है ये भी होती है दो तरीके की, एक होती है बेटा रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग और दूसरी होती है थेराप्यूटिक क्लोनिंग। क्लोनिंग मतलब समझ में आ गया ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ एक सेल इन्वॉल्व है, यानी आप कह सकते हो कि क्लोनिंग एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा। क्लोनिंग एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियली हम कर रहे हैं ना, हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, मतलब हम लैब में कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, यानी आर्टिफिशियल मेथड है। असेक्सुअल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक ही पेरेंट मतलब एक ही सेल से हम पूरा का पूरा वैसा का वैसा व्यक्ति बना सकते हैं, ठीक है। एक ही सेल मतलब हमको वहाँ पे स्पर्म और एग सेल की ज़रूरत पड़ेगी ऐसा नहीं है, हमको एक सोमैटिक सेल से भी हम बना सकते हैं, ठीक है। तो दो तरीके की क्लोनिंग होती है, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग और थेराप्यूटिक क्लोनिंग। देखो होता क्या है, हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको न्यूक्लियस लेना है सोमैटिक सेल का। क्या किया हमने, सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस मतलब कोई भी सेल, हाथ का या कोई भी बॉडी का सेल अदर देन सोमैटिक मतलब अदर देन गमेट्स, स्पर्म और ओवम को छोड़ के बॉडी के किसी भी एक सेल का हमने क्या लिया न्यूक्लियस, और उसका फ्यूजन कराया इन्यूक्लिएटेड ओवम के साथ। उसका फ्यूजन किसके साथ कराया, इन्यूक्लिएटेड ओवम। ओवम मतलब पता है ना एग सेल, लेकिन इन्यूक्लिएटेड मतलब जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट ना हो, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट ना हो उसको हम बोलेंगे बेटा इन्यूक्लिएटेड ओवम। देखो मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको लिख के समझाने की कोशिश करती हूँ। ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है, ये है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हमने लिया सोमैटिक सेल का, और ये है हमारा ओवम, लेकिन ये ओवम में न्यूक्लियस नहीं है। इन्यूक्लिएटेड ओवम मतलब
बिना न्यूक्लियस वाला ओवम, इसका फ्यूजन कराया, मतलब ये न्यूक्लियस को हमने इस ओवम में डाला, मतलब ये ऐसा हो गया। बाहरी कवरिंग सेल तो वो ओवम है, लेकिन न्यूक्लियस जो है वो है सोमैटिक सेल वाला। और ऐसे फ्यूजन से हम एक क्लोन तैयार करेंगे, मतलब ये जो इससे सोमैटिक सेल था वैसा का वैसा ये सोमैटिक सेल तैयार हो गया। और ऐसे हम पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म भी क्लोन कर सकते हैं, यानी पूरा का पूरा एक सेल से वैसा का वैसा व्यक्ति हम बना देंगे। समझ में आ रहा है? एक सेल क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि ये तो खाली है सेल, इसमें तो न्यूक्लियस ही नहीं है, तो उसको हम ऐसा एज अ लिविंग सेल कंसिडर ही नहीं कर सकते। इसमें न्यूक्लियस नहीं है, इन्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस इज एब्सेंट, सिर्फ हमने ओवम लिया, न्यूक्लियस नहीं है। और न्यूक्लियस कहाँ से लिया हमने? सोमैटिक सेल का लिया, उनका फ्यूजन करा तो वहाँ पे क्लोन बन गया। क्लोन मतलब एग्जैक्ट वैसा का वैसा कॉपी एक तैयार हो गई। और ऐसे हम पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। वो हो गया बेटा रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, पूरा व्यक्ति हम वैसा का वैसा बना ले रहे हैं। ओके, यहाँ पे कहीं भी स्पर्म की जरूरत पड़ी क्या? पूरा का पूरा इंडिविजुअल बन रहा है, मतलब रिप्रोडक्शन हुआ ना बेटा, वो रिप्रोडक्शन हुआ, पूरा इंडिविजुअल बन रहा है, लेकिन कहीं भी हमको स्पर्म की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ी, यानी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो गया। ओके, अब दूसरा है बेटा थेराप्यूटिक क्लोनिंग। थेराप्यूटिक क्लोनिंग में भी वही कर रहे हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ स्टेम सेल, बस यहाँ पे अलग क्या, देखो फ्यूजन वही हो रहा है। सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस, इन्यूक्लिएटेड एग सेल मतलब ओवम, ठीक है, इन्यूक्लिएटेड एग सेल और सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस, फ्यूजन किया। लेकिन यहाँ पे हम पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना रहे थे, यहाँ पे हमने बनाए सिर्फ स्टेम सेल्स। ठीक है, थेराप्यूटिक मतलब जो किसी ट्रीटमेंट के काम में आएगा, तो हमने बनाए स्टेम सेल्स। और ये स्टेम सेल्स के मदद से हमको पता ही है कि हम अलग अलग डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टेम सेल से हम लैब में क्या करेंगे, फिर जो भी हमको ऑर्गन फेलियर हो गया या जो भी सेल बनाना है हार्ट का, लिवर का, वो हम बना के वो डिजीज की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है? ये तो सब सेम हो रहा है, लेकिन रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में हम पूरा का पूरा इंडिविजुअल बना रहे हैं, लेकिन थेराप्यूटिक क्लोनिंग में हम स्टेम सेल्स बनाएंगे और स्टेम सेल्स के मदद से फिर जो भी डिजीज है उसकी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओके, जैसे हम सेल की क्लोनिंग कर सकते हैं ना बेटा, एक सेल बना सकते हैं, एक ऑर्गन बना सकते हैं, वैसे ही हम जीन्स की भी क्लोनिंग कर सकते हैं। मतलब एक जीन से बहुत सारे वैसे की वैसे 1000 कॉपी हम वो जीन की बना सकते हैं। जीन्स कैन ऑल्सो बी क्लोन्ड, और वो जीन फिर हम जीन थेरेपी वगैरह में यहाँ पे वगैरह वो जीन यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में वर्ल्ड वाइड देयर इज वर्ल्ड वाइड अपोजिशन टू ह्यूमन क्लोनिंग। ह्यूमन क्लोनिंग मतलब क्या? मेरे बॉडी से अगर किसी ने एक सेल ले लिया तो वो लैब में क्लोनिंग के जरिए क्या करेगा, वो मेरे बॉडी का सोमैटिक सेल लिया, मतलब वो सोमैटिक सेल में का न्यूक्लियस निकालेगा और कोई भी एक ओवम में डाल देगा, कोई भी ओवम में डाल देगा। ओवम में न्यूक्लियस नहीं है मतलब जीन नहीं है, मतलब डीएनए नहीं है, तो वहाँ पे जो व्यक्ति बनेगा उसकी पूरी की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये सोमैटिक सेल वाली रहेंगी, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से आ रही है? डीएनए से आ रही है, न्यूक्लियस से आ रही है, हम कह सकते हैं, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस में है और ये ओवम का तो हमने न्यूक्लियस लिया ही नहीं, तो ये ओवम किसी का भी रहने दो, इसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक वो क्लोन में दिखाई नहीं देगी बेटा। तो मेरे बॉडी का किसी ने एक सेल ले लिया तो वो लैब में बैठे बैठे एक मेरे जैसा व्यक्ति तैयार कर सकता है और उससे फिर कोई भी इलीगल काम वगैरह कराया जा सकता है या कुछ भी हो सकता है बेटा। अगर आप सोचो आप घर पे बैठे हो, आपने एक अपना क्लोन बनाया और उससे पूरे इलीगल काम करवा रहे हो, है ना, ऐसा कुछ भी हो सकता है। बहुत उसका मिसयूज, गलत फायदा लोग उठा सकते हैं, इसीलिए ह्यूमन के क्लोनिंग को वर्ल्ड वाइड अपोजिशन है, मतलब वो जायज़ नहीं है, इलीगल है, क्योंकि लोग उसका गलत फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, लेकिन टेक्निक बहुत अच्छी है बेटा, इसीलिए हमने बोला था कि क्लोनिंग जो है वो सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन है ह्यूमन हेल्थ में, और दूसरा है स्टेम सेल का रिसर्च। ठीक है, पहले ही हमने देखा था। तो आई होप एक क्लोनिंग का पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लोनिंग में हम क्या कर रहे हैं, सोमैटिक सेल से पूरा का पूरा वैसा ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, यहाँ गमेट्स की जरूरत नहीं है, यानी एक तरीके का रिप्रोडक्शन ही है, बट सिर्फ एक सेल के मदद से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज सेल हम बना सकते हैं। कैसे? हम सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस लेंगे और किसी भी एक खाली ओवम, खाली एग सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, उन दोनों का फ्यूजन कराएंगे और वहाँ से पूरा का पूरा क्लोन, वो मतलब उसको डेवलप होने देंगे ऑब्वियसली यूटेरस में, और फिर पूरा का पूरा वहाँ पे क्लोन बेटा तैयार हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल, ये सबसे पहले क्लोनिंग से सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म बनाया गया वो था बेटा शिप, उसका नाम था डॉली द शिप। ठीक है, डॉली नाम था, वो बनाया गया था क्लोनिंग से सबसे पहले। देखो उसमें क्या किया,
दो तरीके के शिप थे, एक थी फिन डॉर्सेट और एक थी स्कॉटिश शिप, ठीक है, दो अलग अलग तरीके के शिप है। फिन डॉर्सेट का हमने लिया न्यूक्लियस, फिन डॉर्सेट का क्या लिया, न्यूक्लियस, और उसका फ्यूजन कराया स्कॉटिश शिप के ओवम के साथ। लेकिन ओवम कैसा है, ई न्यूक्लिएटेड, मतलब न्यूक्लियस नहीं है, ई न्यूक्लिएटेड ओवम है और ई न्यूक्लिएटेड ओवम है और न्यूक्लियस है इस स्कॉटिश शिप का। और फिर इसको, इनका फ्यूजन हुआ, मतलब फ्यूजन होने के बाद में ऐसा ये बन जाएगा ना बेटा, फ्यूजन होने के बाद में ये जो बाहर वाला ओवम है ये है स्कॉटिश का, लेकिन न्यूक्लियस किसका है, न्यूक्लियस किसका लिया बताओ, फिन डॉर्सेट का, फिन डॉर्सेट का न्यूक्लियस है, ठीक है। फ्यूजन कराया और इसको स्कॉटिश शिप, मतलब जिसका ओवम था ना बेटा, ये ओवम, ये स्कॉटिश शिप, उसी के यूटेरस में डेवलप होने दिया, वही शिप के यूटेरस में डेवलप होगा, मतलब पूरा का पूरा वहाँ पे ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल वहाँ पे तैयार होगा बेटा, ओके, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म और पूरा का पूरा इंडिविजुअल वहाँ पे तैयार होगा। जब वो शिप तैयार हुई, जब वो शिप की बर्थ हुई, उसको नाम दिया डॉली, और उसकी पूरी की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी वो थी इस फिन डॉर्सेट जैसी, उसमें एक भी कैरेक्टरिस्टिक स्कॉटिश शिप की नहीं थी, भले ही हमने उसको डेवलप स्कॉटिश शिप के यूटेरस में कराया, मतलब स्कॉटिश शिप के बॉडी के अंदर वो डेवलप हो रहा है, बट स्कॉटिश शिप की उसमें एक भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। क्यों रहेगी, क्यों नहीं रहेगी स्कॉटिश शिप की, क्योंकि न्यूक्लियस बेटा हमने किसका लिया, फिन डॉर्सेट का, और जिसका न्यूक्लियस उसी का डीएनए, यानी उसी की कैरेक्टरिस्टिक, समझ में आया। तो इसमें न्यूक्लियस जब फिन डॉर्सेट का है, तो जो डॉली द शिप जो बनी वो उसमें पूरी की पूरी कैरेक्टरिस्टिक थी बेटा फिन डॉर्सेट के जैसे। स्कॉटिश का तो सिर्फ हमने ओवम लिया था, न्यूक्लियस नहीं लिया था, डेवलप भी स्कॉटिश शिप के बॉडी में ही हो रही है, लेकिन कहीं भी वहाँ पे डीएनए और जीन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ स्कॉटिश शिप के, इसलिए उसमें स्कॉटिश शिप की एक भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं थी। यानी हम क्या कहेंगे, ये जो यहाँ पे नई शिप बनी वो फिन डॉर्सेट की एक एग्जैक्ट कॉपी तैयार हो गई वहाँ पे, भले ही हमने इसका ओवम लिया, भले ही हमने इसकी बॉडी, लेकिन उसका कोई भी कैरेक्टरिस्टिक वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं था, यानी फिन डॉर्सेट की एक कॉपी यानी एक क्लोन तैयार हो गया। तो ये किया गया था सबसे पहले, ओके। तो ये हो गया बेटा क्लोनिंग। आई होप आपको ये पूरा सबको अच्छे से समझ में आया होगा। जो पार्ट है एक बार फिर से देख लो, वैक्सीन प्रोडक्शन वाला, या पूरा ही एक बार फिर से लेक्चर देख लो बेटा आप, जहाँ जहाँ पे दिक्कत है, और अगर फिर भी दिक्कत है तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हो, ओके। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं बेटा, थैंक यू।